जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे सी टेट एम.पी. टेट मैथ पेडागोजी की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने 28 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। ये आपकी जो 15 दिसंबर में सी टेट की 15 दिसंबर को सी टेट का पेपर होने वाला है, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके 30 से 30 नंबर कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि जितने 2011-14 से जो भी सवाल आए हुए हैं सारे इसमें कवर किए हैं 2024 तक के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। क्या दिया? एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? इसमें क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? संवर्धन, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है योग की पुनरावृत्ति, चौथा समुच्चय। देखिए, एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब हैं, डाल दिए, तो अब टोकरी में कुल कितने सेब हैं? तो ये होता है क्या? एक समुच्चय के रूप में होता है। समुच्चय का मतलब होता है, समुच्चय का क्या मतलब होता है? उसका अर्थ होता है जोड़ना, किन्हीं भी दो चीज़ों को ऐड करना। तो दिए गए शाब्दिक अर्थ समुच्चय पर ही आधारित है। ठीक है, किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? ये समुच्चय से संबंधित है। ठीक है, चलिए और ये पुनरावृत्ति से क्यों नहीं है? क्योंकि पुनरावृत्ति थोड़ी होती। पुनरावृत्ति मतलब 5 है, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया। यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? समुच्चय है, मतलब दो चीज़ें क्या हो रही है? आके जुड़ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? इनमें देखना है कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। पहले क्या बोलता है? कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। दूसरा, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा है, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? राइट है। जो आपका योग है, जो एडिशनल है, जो जोड़ है, उसको क्या शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सबसे उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ किस पे मदद करती हैं? पहला क्या होता है? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, और चौथा समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर होता है, जो गणित की पहेलियाँ किसके लिए मदद करती हैं? वो करती हैं किसी भी, इसमें क्या होता है कि गणित की जो पहेलियाँ होती हैं हल करने में, गणित की पहेलियाँ हल करने से बच्चों की गणित के प्रति जो रुचि है वो बढ़ती जाती है, तथा वह समस्या सुलझाने में एक नए तरीकों को नए तरीकों को क्या करता है? खोजता है, जिससे उनमें समस्या सुलझाने के कौशल का विकास होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन कौन सा है? पहला क्या कह रहा है? गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला क्या बोलता है? न गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, ये भी गलत हो गया। दूसरा, गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाह दर्शाती हैं, गलत हो गया। तीसरा, सही, गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, सही है। क्यों? क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार की रचना करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट सही है। चौथा क्या कह रहा है? सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को उनकी प्राप्तांक के विषय में फीडबैक देती है। गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? राइट हो रहा है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की रचना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 1001 गुणे 11 से 111 इक्वल टू 1,10,000 प्लस 11, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी? तो हम रिक्त स्थान में क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। बस संख्या इसका क्या कर लीजिए आप, एक्स का मान निकाल लीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू? सॉल्व करके देखिए क्या आ जाएगी। तो इसमें गुणा करें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप गुणा करेंगे ग्राफ में तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका इसका कितना आ जाएगा? 11। तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1,10,000।
इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 11x हो जाएगा। तो हम पे x का मान कर लिए, तो इसको इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1111 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 11x, तो 11 का कितना आ जाएगा 101, x और कितना आ गया 101। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह होती है कि गणित की संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कहाँ से, मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संकल्पनाओं को आप मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे को समझने क्या होगी, आसानी होती है। ठीक है, तो यही क्या होगा आपका 4 नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गणित संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचालन क्या उल्लेख करता है, इसमें बोल रहा है गणितीय, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि गणितीय विचारों को समाहित और संग्रहित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। जो गणितीय संचालन उल्लेख है ये क्या है, गणितीय विचारों को समाहित और संग्रहित करने की क्या है, क्षमता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आपसे नकारात्मक क्वेश्चन पूछ लिया है कि 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, तीसरा समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतम पढ़ाई की तैयारी करना। तो इसमें देखिए जो होता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बच्चे की क्या है, सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ताकि वो अपने नित्य जीवन में आने वाली समस्याओं को समझने और हल करने में सक्षम हो। तो इसमें क्या होगा, तो गणितीय रूप देना क्या, और कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पहला बच्चे को गणितीय विचारों को गणितीय रूप देना, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान 5 और 2659 में 6 का स्थानीय मान इतना है तो 7 गुना x इस स्थान में क्या होगा। देखिए 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 15,201 में स्थानीय मान क्या होगा इसका, 5 का कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 5 का 3 जीरो लिख दीजिए। स्थानीय मान आपको आना चाहिए, मैंने प्रीवियस क्लास में इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ, तो कृपया आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाइए और हमारे सारे वीडियो को आप वॉच करिए। तो इसमें क्या है 5,000 आ गया, अब प्लस फिर 2659 में 6 का स्थानीय मान 6 कहाँ है, दूसरे नंबर पे, उसके बाद कितनी संख्या है, 2 हैं, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या है 7 और डैश है उसको x मान लेते हैं, बस कुछ नहीं, कितना आ जाएगा 5,600, बस हो गया, 7 से कट जाएगा, 7 8 56, 800 आपका आंसर हो गया, 800 क्या हो गया 4 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला बोलता है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, और चौथा बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब पहले बच्चों को संख्या का ज्ञान होने दीजिए और इसके बाद उन्हें क्या है शून्य से परिचित कराइए। सबसे पहले क्या है बच्चों में संख्या ज्ञान क्या होती है, गणना क्या होती है, इसका ज्ञान देना चाहिए, मतलब संख्या क्या होती है, गणना क्या होती है, सबसे पहले बच्चा वो जानेगा, वह अपने आसपास की वस्तुओं और उनकी संख्या ज्ञात करके सीख जाएगा, इसके पश्चात ही उसे शून्य का महत्व पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। देखिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें ज्यामितीय समझ के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है, मानसिक चित्रण में बच्चा विभिन्न आकृतियों
की पहचान करना सीखता है। उसके बाद उसको क्या करता है, उसके बाद विश्लेषण आता है। विश्लेषण में क्या करता है बच्चा, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए कौन सी आकृति त्रिभुज है, कौन सी आयत है, वर्ग है, ठीक है। और उसके बाद अनौपचारिक निगमन आता है, जिसमें बच्चा विभिन्न आकृतियों के गुण में ज्ञान अर्जित करता है। तो इसमें ये सारे गुण, ये क्रम किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आपका मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफी हैं। उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, 2/3 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। तो सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है? देखिए, सोनू के पास कुल कितनी टॉफी हैं? 5 दर्जन टॉफी हैं। 5 मतलब कितना, 12 पंचे 60, ठीक है। 1 दर्जन में 12 होती है, चूँकि 5 दर्जन है तो 60 हो गई। इसका 1/3 भाग अमिता को दिया, ठीक है ना। अमिता को कितना दिया, 60 का कितना दिया, 1/3 दिया, तो कितना दिया, 20 × 60। अमिता को कितना दिया, 20 दे दिया, याद रखिएगा। फिर क्या पूछ रहा है, 2/5 अनिल को, और अनिल को कितना दे दिया, 2/5 भाग, तो 60 × 2/5, तो 5 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, तो अमिता कितना दे दिया, 24 दे दिया। और 1/12 भाग हमीदा को कितना दे दिया, 60 का 1/12, तो 12 पंचे 60। हमीदा को कितना दे दिया, 5, तो 20, 24 और 5। तो सोनू के पास कितनी टॉफी बची, तो देखिए उसने 20 अमिता को दे दिया, 24 अनिल को दे दिया और 5 हमीदा को दे दिया। तो टोटल कितना हो गया, 20, 25, 49, तो कितना हो इसके पास, 11। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। तो सोनू के पास कितनी टॉफी बची, 11 टॉफी बची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भागे 90 बराबर है, ठीक है। छोटा सर्वगुणज मतलब क्या पूछा, इसका एलसीएम याद रखिएगा। बड़ा सर्वगुणज पूछे तो एचसीएफ, और छोटा पूछे तो एलसीएम। तो हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे एलसीएम पढ़ना है। तो 36, 54 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या, 90 के से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 36, 54 और 60 के नेक्स्ट पेज में हम 36, 54, 60 का एलसीएम निकालते हैं। ये क्या आ गया, 36, 54 और 60, ठीक है। कितना आ गया, 2 से क्या है, 18, 27 और 30, ठीक है। फिर 2 से 9, फिर नहीं जाएगा, 2 से ये 15, फिर 3 3 9, 3 9 27 और 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितने में जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, फिर 3 से आएगा, एकम 3 3, ठीक है। और ये 5, फिर एक 5, 3 और ये 5, ठीक है। तो 1 1 1, कितना हो गया, 5 3 15, 15 3 45, 2 90, 2 180 और 18 3 54, 540। तो कितना आ गया आपका, ये 540 आ गया आपका, क्या एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 540 एलसीएम। अब भाग कितना है, 90, 6 54 6। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि 26,669 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया है, कल की वीडियो में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कितना आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोला 36 और 48 के सर्वधनात्मक गुणनखंड का गुणनफल इक्वल टू ये, हमको क्या करना है, और मतलब यहाँ पे लिखते हैं एक्स मान लेते हैं, तो हमें क्या संख्या कहते हैं, मतलब टोटल में एक्स के मान निकालना। तो पहले हमको 36 और 48 क्या निकालना पड़ेगा, 36 और 48 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। देखिए 36 का क्या है, 2 3 4 6
9, 12, 18 और 36। ये 36 का गुणनखंड हो गया। और 48 से क्या आ जाएगा, 2, 3 से कट 3, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6, 8 से 48, 8, फिर 12 चौको 48, 24 दूना 48 और 48। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 और बस इतना आ जाएगा, 2, 3, 4, 6, 12। नेक्स्ट पेज इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12। इसका गुणा करिए कितना आ जाएगा, टोटल गुणा करिएगा तो 3, 6 चौको 24, 24, 24 और गुणे 52, 72। इसका गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 1728। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, देखते हैं क्या पूछा है। 1728 बराबर क्या आ जाएगा, 999 प्लस 9x। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इसको। कितना आ जाएगा, 999 प्लस 9x इक्वल टू 1728। 999 इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9x इक्वल टू ये कितना बार जाएगा, 8, 18, 90, 9, 2 और 7, 729। तो x बार कितना आ जाएगा, 9, 8, 72 और 9, 81। तो आपको क्या आ जाएगा, जो रिक्त स्थान है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा 81। पहला ऑप्शन नंबर पहला आपको राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए 1 मिलीलीटर, 1 लीटर का शतांश मतलब 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, क्या बोला, 1 लीटर का शतांश, 1 लीटर का शतांश मतलब कितना, 1000/100। तो इस इसका कितना आ गया, 10 मिलीलीटर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, मतलब ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, 1 मिलीलीटर, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 मिलीलीटर। तो आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, बोला है कि किसी मानचित्र पर आधा किलोमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। ठीक है, यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। देखिए 200 किलोमीटर की दूरी किससे निरूपित करता है, 1/2 से। तो 1 किलोमीटर किससे निरूपित करेगा, 1/2 गुणे 200 और 1800 किससे करेगा, तो 1/2 गुणे 200 गुणे 1800। सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 9 18, 2 18, 9/2 मतलब कितना, 4 से 1/2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसे 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। देखिए एक ही बोतल में दूध की मात्रा कितना है, 51 लीटर, 51 लीटर और 51 लीटर और 750 मिलीलीटर। ठीक है, तो 51 लीटर क्या लिख सकते हैं, 51 गुणे 1000 लिख लिए, गुणे 750 लिख लिए, सॉरी गुणे क्यों, ये प्लस होगा क्योंकि 51 लीटर और 750 मिलीलीटर है ना, तो 750 हो गया। अब बटे कितनी बोतलें बनाना है उसको, अच्छा कि 23 बोतल हैं, 23 है, सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51,750, 51,750 बटे 23 भाग दीजिए, तो 23 दूना 46, 23 दूना 46 और 23 पंचे 115 और 0, तो कितना आ गया, 2250। 2250 क्या आ गया, मिलीलीटर आ गया। तो 16 बोतलों में करना है, तो 16 बोतलों में क्या करें, इसका गुणा कर दीजिए, तो 2250 गुणे 16 कितना आ जाएगा, 3600, सॉरी 3600, 10 36, 36,000 मिलीलीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं 36 लीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 36 लीटर, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 112 इकाई 12,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 11,012 प्लस डैश डैश इकाई दहाई है तो रिक्त स्थान की संख्या क्या है। चलिए यहाँ पे एक्स की क्या मान लेते हैं, डैश डैश की क्या मान ली एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 112 इकाई 112 इकाई मतलब कितना 112 इंटू 1 प्लस 12,000 मतलब 1,000 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू 11,012 प्लस एक्स दहाई, तो एक्स दहाई मतलब गुणे 10, बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। तो सीधा है, सिंपल, आपको ये इक्वेशन अपने रफ में लिखिए और इसका मान निकालिए। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आएगा 110। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए, अगर नहीं बनता तो आप हमें कमेंट करिए। बस कुछ नहीं करना है, इनको सबको गुणा करके ऐड कर देना है और इसको जहाँ माइनस होगा माइनस करना, प्लस करना प्लस करना, गुणा करना गुणा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। क्या है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं। पहले क्या बोलता है, योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है परिकलन, गणना, रचना करना, समीकरण करना। ठीक है, तीसरा बोलता है योग गुणा भिन्नों के दशमलव बदलना और समाकृतियों की रचना करना। और चौथा बोलता है योग, व्यकलन, गुणा और भाग। इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा। ये क्या है, 4 मूल संक्रियाएं हैं किसकी, अंकगणित की 4 मूल संक्रियाएं कौन सी हैं, आपको पूछेगा तो बताएंगे। योग, व्यकलन मीन्स क्या होता है, घटाना। योग मीन्स पता है प्लस, गुणा और भाग। इन्हीं चारों से क्या होगा आपका, क्या गणित की 4 मौलिक कार्य होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये सभी क्या हैं, गणितीय कार्य जो बाएं से दाएं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए हमें उसके स्थानीय मान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और सेम क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हुआ है प्रीवियस कक्षाओं में। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी 30 के 30 क्वेश्चन बिल्कुल आपको रिपीटेड लगेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्थानीय मान होता है जो किसी संख्या के दशमलव प्रतिनिधित्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। क्योंकि एक दशमलव संख्या में एक दशमलव बिंदु भी होता है जिसके अनुसार प्रत्येक अंक का स्थान और उसका मूल निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक है, और स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, जो स्पीड है उसकी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय की। तो इन दूरियों को तय करने में उसको कुल कितना समय लगा। देखिए, जूही जब बाइक से चलती है तो उसे दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, d/t। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे चाल भी दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया है, टी निकालना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, d/, चालू क्या लिख सकते हैं s, तो डी की मान कितना है, डिस्टेंस कितनी है 16 किलोमीटर और दूरी कितनी है, टाइम 15 किलोमीटर पर आवर है। तो चूँकि इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इस 60 का क्या आ जाएगा, गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको मिनट में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मिनट बदलने के हम घंटे को मिनट बदल दिए। 15 किलोमीटर पर घंटा है ना, तो पर घंटे को मिनट बदल दिए, तो मिनट का क्या 60 का गुणा कर देंगे तो कितना हो 15 को 24 60 और 16 से को 64। ठीक है, तो देखिए क्या उससे बाईसाइकिल से कितनी देर में कर लेगी, 64 मिनट कर लेगी। फिर स्कूटर से कितना करेगी, स्कूटर से 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार से, तो 20/50 गुणे 60, तो 0 कैंसिल हो गया, 5 6 को 20, तो 6 6 को 24, तो स्कूटर से कितना 24 मिनट में। ठीक है, और इसी प्रकार कार से 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा से कितने 50 किलोमीटर, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, 50 किलोमीटर की दूरी
60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करती है। तो चूँकि इसके मिनट में हमको आंसर चाहिए, तो 60 कैंसिल, तो कितना आ गया 50 आ गया। 50 और कितना आया था 24 आया था, और कितना आया था 64 आया। तो दोनों ज्ञात करके कितना जाएगा 60 20 80 130 और 138, टोटल कितना हो गया 138 मिनट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। उसे कुल कितना समय लगा 138 मिनट उसको टोटल समय लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। जब ताज़ा मछली को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है। जब सुखाया जाता है तो इसका भार कितना रह जाता है 1/3। ठीक है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। कितने खरीदी 2709 किलोग्राम, कितने रुपये से 27 रुपये से। तो इसको गुणा करिए तो कितना मिलेगा आपको 73,123। ये चीज़ें 73,143 क्या मिल जाएगा 73,143। ठीक है। ये गुणा भाग में आपको आना चाहिए जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। तो आप इसको पॉज करिए और इसको गुणा करिए। मैं एक गुणा कैसे करते हैं उसकी भी तो आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक ताज़ा मछली का क्या हो गया, ये क्या हो गया रेट हो गया। और सुखाने के बाद क्या बोलता है, सुखाने के पश्चात सुखाने के बाद उसका रेट कितना हो गया 97 रुपये 5 पैसे प्रति किलोग्राम। ठीक है। पर बेच देता है तो उसका कुल लाभ कितना है देखिए। तो इसने क्या बोला कि ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। कितने का 1/3 रह जाता है 2709 ग्राम का। 2709 ग्राम क्या ताज़ा मछली का भार है। तो सुखाने के बाद 1/3 रह जाता है। 1/3 मतलब 1/3 का क्या कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 903, 3 9 27 0 और 3 3 9, तो 903 किलोग्राम। ये सूखी 903 किलोग्राम का रेट कितना रुपये प्रति किलोग्राम बेचा 97.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए नेक्स्ट पेज में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 88,425। ठीक है, इतना आ जाएगा। और बिना सूखी, ये क्या है सूखी हुई मछली का रेट, और बिना सूखी हुई कितना था 73,143। अब क्या करिए दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 14,899.5। ठीक है, ये क्या था ये 0.5 था 88,042.5 और 73,143। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 14,899.5 रुपये क्या हो जाएगा उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफलों का योग क्या है। देखिए यहाँ पे आयत और वर्ग दोनों के बारे में ये बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है देखिए, इसकी वर्ग की आयत की लंबाई, यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी 48 और 21 दिया है। तो किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। किसी वर्ग की भुजा आयत की लंबाई कितनी है 48 है। कोई वर्ग की भुजा है इस आयत की लंबाई के 2/3 है। कितना है 2/3। तो कितना है क्या 3 × 3 और 3 × 18, तो 13 दूनी 32। ये क्या आ गया वर्ग का क्या आ गया ये 32 वर्ग की भुजा आ गई। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोला आयत का क्षेत्रफल क्या था लंबाई गुनी चौड़ाई, तो 48 × 21 कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 1008। ठीक है, 1008 आया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² मतलब 32 का स्क्वायर, 32 का कितना हो जाएगा 1024। तो क्या बोला है तो दोनों का अभिष्ट योगफल कितना होगा, तो 1008 और 1024 कितना हो जाएगा 2000 2032। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सर लास्ट क्वेश्चन होगा। एक घनाकार बॉक्स 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तनु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। तो उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे, मतलब इतने जाने के बाद 3060 पैक होने के बाद ऐसे कितने बचेंगे जो उनको पैक नहीं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इसको। ये वैल्यू आप लोग याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो क्या है घनाकार बक्से में पैक होने वाले
1/सेंटीमीटर वालों की संख्या पूछा था। तो घनाकार बक्से का आयतन कितना था? 13 गुणे 11 गुणे 9 था। और उसमें कितने के? एक 1/सेंटीमीटर की, तो मतलब लंबाई चौड़ाई तीनों ऊंचाई होगी। तो टोटल कितना आ गया ये? 99 और 13, 99 और 13 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1287। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर क्या पूछा था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया पहले का, एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक की क्या है? 12 सेंटीमीटर है एक भुजा, तो मतलब 3 भुजाएं होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 भुजा मतलब कितना? 12 गुणे 12 गुणे 12 बटे इसका भी 1 सेंटीमीटर के हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके कितने गए? 12 140 गुणे 12 1728। ठीक है, तो उन घनों की संख्या जो पैक नहीं हो पाएंगे। टोटल कितने थे घन? 3060 थे। और कितने पैक हो रहे हैं टोटल? ये दोनों पैक हो रहे हैं 1227 और 1728, तो दोनों जोड़ने में कितना आ जाएगा? ये 3015 आ जाएंगे। तो 3060 करना है तो कितने नहीं हो पाएंगे पैक? 45। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? मतलब 45 पैक नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। चलिए, इतनी फास्ट आप क्वेश्चन करेंगे तभी वहाँ पे आप एग्ज़ाम पे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।